4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल आपने सुनी है, रायता बिखरा हुआ है। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता अब कि ये चुनाव किस तरफ जाने वाला है। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से और आरएसएस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कि किसी का मालूम ही नहीं है कि क्या करेगा कोई बंदा। आप सोचते हैं कि चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा महाअघाड़ी की सरकार या महायुति की सरकार। नहीं, चुनाव के बाद एक ऐसा चुनाव आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो तैयारी की है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि शिंदे महायुति में रहेंगे। नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, या शिंदे की पार्टी के अंदर कितने विघटन हो जाएंगे। आपको हरियाणा का वो बंदा याद है, दुष्यंत चौटाला कहाँ है? इस चुनाव से पिछले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आया, अमित शाह से मुलाकात हुई, सरकार बनवा दी और अब मालूम नहीं कहाँ है। आपको मैं शिंदे साहब के बारे में बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। उसके बाद एक एक चीज़ करके मैं आपको थोड़ी सी महाराष्ट्र की तस्वीर क्लियर करूँगा कि मनोज जरांगे पाटिल के जाने से या वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो पड़पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, उनके ढुलमुल रवैये से क्या क्या असर पड़ रहा है। 152 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें ऐसी हैं जो शिंदे और अजीत पवार के खेमे में जो लड़ रहे हैं लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 152 और 17 आप समझ लीजिए कितने चाहिए, 288 में से 245। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली बिसात पूरी अच्छे तरीके से बिछा दी, ये बात अलग है कि मराठा वोट, किसी हद तक दलित वोट, किसी हद तक मुस्लिम वोट शायद उनको ना मिले, तस्वीर दूसरी बन जाए, लेकिन पहला जो पेज है, पहला जो फेज़ है, उसको उन्होंने अच्छी तरीके से बिछा दिया। 152 में से उन्हें 145 चाहिए। अगर 100 भी या 110 या 90 भी ले आए और बाकी 17, 18, 20 जैसे मैंने बताया कि शिंदे उनकी पार्टी में है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी डिपेंड नहीं रहेगी शिंदे पर। और अजीत पवार की तो आप बात ही मत कीजिए। इस चुनाव में किसी को सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई होने जा रहा है तो अजीत पवार को होने जा रहा है। शिंदे को थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि मराठाओं में एक नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार से अपना पहला जो मैदान है वो अच्छी तरीके से बिछाया है। अब चुनाव जब होंगे, आरएसएस अपना कितना मजबूत वहाँ काम कर रहा है, किस तरह से उत्तरी भारतीय ओबीसी वर्ग और वहाँ का हिंदुत्ववादी वोट को वो इकट्ठा करके किस प्रकार से अपना आपको 100, 105 या 90 तक लाते हैं और बाकी का वो इंतज़ाम कर लेते हैं। मौका लगेगा तो अजीत पवार के और शिंदे के विधायक टूट करके इधर आ जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बना देगी। अब वो स्थितियां नहीं है पहले जैसी कि शिंदे को ही चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। अब आ जाती है बात दोस्तों शिंदे के बारे में। देखिए, वहाँ मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आंदोलन का एक नेता बन के उभरा था, एक प्रकाश अम्बेडकर, इन दोनों पर मुझे शुरू से ही शक रहता है। उन्होंने अपना पाला बदल दिया, आपको मालूम है, कल परसों की बात है। उन्होंने कहा अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और इशारों में ये भी कह दिया है कि भाजपा को इसलिए ऐसा नहीं है कि वोट ना दें कि आप, उन्होंने मराठा आंदोलन के बारे में कोई भूमिका निभाई थी या नहीं निभाई थी, अपनी मर्जी है। यानी कि गोया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बैठने का फैसला कर लिया। लेकिन अब अगर वो बैठ गए हैं तो इसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है। देखिए, मराठा नेताओं में सबसे बुजुर्ग और पुराने तजुर्बेकार एक्सेप्टेबल नेता शरद पवार हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हैं ऐसा बताया जा रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अरे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास। अमित शाह, आरएसएस, संस्थान, विभाग, पैसा, बिजनेसमैन, मीडिया, गोदी मीडिया, क्या चीज़ उनके पास नहीं है। तो ये जो आंदोलन लेने वाले चलते हैं ना लोग, ये ऐसे वहाँ झारखंड में एक लड़का आया है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो वो बैठ गए हैं। तो अब वो शिंदे शरद पवार के बाद आते हैं। तो मराठा वोट 30-32%, 26 था, 30, 32, 33% बताया जाता है। और पिछले 16-15 मुख्यमंत्रियों में लगभग 12 से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मराठा समुदाय से ही आते हैं। तो ऐसे समय में पूरे विदर्भ में या पूना रीजन में या आगे चले जाएं, वहाँ शरद पवार की पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। मराठा वोट शायद ना बटे, लेकिन सेकंड चॉइस शिंदे भी हो सकते हैं। हालांकि शिंदे का जो है मुंबई और ये क्या कहते हैं कल्याण और ठाणे वगैरह, यहीं इनका अधिकार क्षेत्र है।
इसके आगे शिंदे को ज़्यादा फुटेज नहीं मिलता है। लेकिन शिंदे ने जिस प्रकार से काम किया है, थोड़ा सा बोले हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि आदमी ऐसा जो किसी ज़माने में ड्राइवर हुआ करता था और वो आनंद दिघे और फिर बाला ठाकरे साहब और दुनिया भर के पहुँचते हुए कहाँ पहुँच गया, शिवसेना को कोई तोड़ सकता था, उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके बारे में शिंदे की पूरी पर्सनैलिटी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ फ़ायदा मुझे लगता है शिंदे को होगा। ये बात तो हो गई महायुति और भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं आता हूँ जनाबे मन महाविकास अघाड़ी के बारे में। महाविकास अघाड़ी को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो प्रकाश आंबेडकर, दलित वोट जिस प्रकार से लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को मिला है, उनका ढुलमुल रवैया। और मैं राहुल गांधी की जब ये भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई थी मुंबई में, उसी वक्त 4 PM पे ही मैंने आपको दोस्तों बताया था कि इस आदमी की नीयत पर शक है। चूँकि वहाँ बड़े बड़े नेता थे, 5-5 मिनट दिए गए, तो इसके मन में यही बात पैदा हो रही थी, मुझे 5 मिनट दिए गए। अरे तो 15 मिनट नहीं दिए जा सकते भाई, 15 मिनट राहुल गांधी को भी नहीं मिले वहाँ। कहने का मतलब ये है, कल्पना सोरेन बोल रही हैं, दूसरे नेता बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, आपको 15 घंटे दिए जाएं। तो उसी वक्त पता चल गया था, वो हट भी गया था। वो बंदा अपने वोटों का दरअसल आरोप के मुताबिक सौदेबाजी ही करता है। चलिए खैर, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि महाविकास अघाड़ी के बारे में जितना ज़बरदस्त टेम्पो उनका बन रहा था, मैं बताना चाहता हूँ वो टेम्पो में अब कहीं दरार है। उद्धव ठाकरे के बारे में सहानुभूति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है, कांग्रेस आई जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है और शरद पवार जिस प्रकार से मैदान में है, अच्छी तरीके से लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार का अहम रोल दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे सहानुभूति वोट ले रहे हैं और शिवसेना का जो ओरिजिनल वोट है वो शिंदे के पहले उद्धव ठाकरे की शक्ल पर मिलने की ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं 30-32% वोट अगर कॉन्सोलिडेट हो गया, मराठा वोट, और 10 से 12% वैसे तो 15% है, लेकिन ये मुस्लिम वोट तो आप मान लीजिए महाविकास अघाड़ी का ही है। दलित वोट में अगर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्ववादी विचारधारा ना भरी हो और प्रकाश आंबेडकर ने सेंध ना लगाई हो, ये वोट अगर किसी हद तक पड़ जाएगा तो महाविकास अघाड़ी बहुमत के पास पहुंच सकती है। लेकिन अब मैं आपको इसका एक अहम फैक्टर बताने जा रहा हूं मुंबई का। मुंबई में 10 बरस रहा, वहाँ के बारे में मैं आपको बताऊं। अगर वहाँ के आप किसी विधायक नेता से ये पूछें कि आप ये बताइए पश्चिमी विदर्भ का एक नेता है, या आप कहें कि साहब वेस्टर्न मुंबई का एक नेता है, उसके बारे में बताओ, तो बता नहीं पाएगा। क्योंकि वो बेसिकली एक बॉलीवुड से प्रेरित रहता है। वहाँ के वोटर्स के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। भले लोग शरीफ लोग हैं, महाविकास अघाड़ी या महायुति को ही वोट देने जा रहे हैं, लेकिन लोकल स्तर पे कोई भी एक विधायक आके इन्फ्लुएंस कर जाता है। वहाँ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या बाकी जगहों पर पार्टी को वोट देते हैं, इंडिपेंडेंट को मुश्किल से मिलता है, वहाँ इंडिपेंडेंट को आसानी से मिल जाता है। अब वो आसिम आज़मी हो, या मैंने बताया वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आदमी हो, या प्रकाश अंबेडकर का आदमी हो, बहुत सारी वोट काट इम्तियाज़ जलील जीत जाते हैं वहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक विधायक को, एक नेता को, वो सब सारी सरकार समझने लगते हैं लोग। और वहाँ का विधायक भी इस बार को नहीं देखता कि महायुति का क्या विजन है, महाविकास का अघाड़ी का क्या विजन है। वो अपने में ही गुम रहता है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है। ये मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ये वाली बात मैं आपको बताऊं, कोई कहने से हिचकेगा, लेकिन चूंकि मैं वहाँ ज़मीन पे रहा हूँ, तो वहाँ पे तो ये आमदार और खासदार के मायने नहीं मालूम होते हैं। वो ये सोचते हैं कि विधायक शायद दिल्ली में बैठता है जाकर के लोकसभा में। ऐसा मैंने देखा है। मैं वहाँ भिवंडी और ठाणे और कुर्ला और तमाम जगहों पे मैं ज़मीन पे घूमा, वहाँ लोग दूसरे तरह के हैं। मतलब वो एक अलग दुनिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इतने अवेयर नहीं है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस में लेना, बरगलाना बहुत ज़्यादा आसानी है। इंडिपेंडेंट भी अगर अपने गाजे बाजे और जरा टशन के साथ अगर इलेक्शन लड़ता तो उसको दे देते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि प्रदेश स्तर पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पर बरगलाना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि वहाँ इंडिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। रिबेल मतलब जो थोड़े से ऐसे लोग जो बागी जिनको हम कह सकते हैं, उनमें मैनेजमेंट तो किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग हैं, हालांकि मायावती में ज़्यादा हैं। ये तस्वीर पूरी है। जितना एज महाविकास अघाड़ी को अभी थोड़े दिनों पहले था, इतना एज अब नहीं है। वजह उसकी यह है कि जरांगे पाटिल हो, प्रकाश अंबेडकर हों, और ये बहुत छोटे छोटे दल, ये अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की वजह से ढुलमुल हो गए। अजीत पवार को तो आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए, उनको कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। शरद पवार की ताकत बढ़ सकती है।
कांग्रेस की ताकत बढ़ सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे की भी ताकत बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब ऐसे समय में अगर वो 40-45 पार नहीं कर पाते हैं और कांग्रेस 100 से ज़्यादा चुनाव लड़ रही है सीटों पर, 102, 103 पर, मिले तो कम है लेकिन फ्रेंडली फाइट भी है, इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि वो शायद उद्धव ठाकरे के बारे में राज़ी हों जैसे भारतीय जनता पार्टी अब शिंदे के बारे में राज़ी नहीं होगी। ऐसी सूरत में आप यकीन मानिए उद्धव ठाकरे, उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन राजनीति का कोई भरोसा नहीं होता। ये टोटल स्थिति थी। मैं कई दिनों से आपसे कह रहा था कि महाराष्ट्र की स्थिति में क्लियर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मनोज जरांगे पाटिल के जाने से मुझे लगा कि अब मुझे आपको बता देना चाहिए कि कौन सा वोट। देखिए, हिंदुत्व जमातें अपना काम कर रही हैं, आरएसएस अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बाकी तमाम लोग जिस प्रकार से मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, माइक्रो लेवल पर आरएसएस जैसा काम कर रही है, वैसा वो काम करने में अभी तक थोड़े अक्षम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।